नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि ममता बनर्जी की आगे की योजना क्या है। ममता की जीत देशव्यापी चर्चा नहीं बन सकी और इसकी वजह लखीमपुर खीरी का विवाद रहा, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे अजय मिश्रा पर किसानों के ऊपर गाड़ी से रौंदने का आरोप लगा। ममता की जीत के बाद ये सवाल पूछे जाने लगे हैं कि 2024 में बीजेपी को मुख्य चुनौती कांग्रेस के राहुल गांधी पेश करेंगे या तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी। सवाल कई हैं जिसके जवाब आने फिलहाल बाकी है। ममता अब तक विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार माने जा रहे राहुल गांधी का मार्ग प्रशस्त करेंगी या खुद आगे बढ़कर उनका रास्ता रोकने लगेंगी। गौर करने वाली बात यह है कि भवानीपुर में कांग्रेस ने प्रत्याशी न उतारकर ममता का एक प्रकार से समर्थन किया, जिसका एहसान वे उतारना चाहेंगी या नहीं। दरअसल दीदी का चुनाव जीतना कोई उपचुनाव जीत लेना भर नहीं है। एक पैर से बंगाल जीत चुकी ममता के दो पैरों से दिल्ली जीत लेने की बहुप्रचारित महत्वाकांक्षा कहां जाकर थमेगा, इस पर निगाहें सबकी टिकी रहेंगी। ममता ने तृणमूल कांग्रेस के देश भर में विस्तार की कोशिश में, जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा सहयोग कांग्रेस के G23 के सदस्य से मिलने की संभावना है। कांग्रेस में असहज व अलग थलग महसूस कर रहे G23 के नेता कांग्रेस हाईकमान से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनकी किसी भी मांग या सवाल को संबोधित नहीं किया जा रहा है। खास तौर पर कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़कर क्यों बाहर जा रहे हैं और उसके बाद उनके विकल्प बहुत सीमित हो गए। ऐसे अनादर के बीच कांग्रेस में G23 के नेता रहें तो कैसे, और छोड़कर जाएं तो जाएं भी कहां। ऐसे में ममता की तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल से बाहर पांव पसारती है तो वह उनका स्वाभाविक ठिकाना हो सकती है, क्योंकि ममता ने लंबे वक्त तक कांग्रेस की राजनीति की है। लालू प्रसाद ने कभी कहा था कि देश में कौन नेता है जो पीएम बनना नहीं चाहता है। ये बात ममता बनर्जी पर भी लागू होती है। पश्चिम बंगाल में उनका दबदबा कायम है और उपचुनाव जीतकर ममता ने साबित कर दिया कि बंगाल की वो सबसे बड़ी नेता है और वो अपना पैर बंगाल तक ही सीमित रखने वाली नहीं है। दरअसल नंदीग्राम की हार के बाद ममता बनर्जी को परंपरागत भवानीपुर सीट को खाली कराना पड़ा और अब ममता विजेता है और यह संदेश देने की कोशिश की है कि दीदी दिल्ली में विजय जुलूस निकालने की तैयारी में है। ये बात और है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को हरा नहीं पाने की वजह से दीदी की किरकिरी हुई थी और उन्होंने नतीजे को लेकर हेराफेरी का आरोप भी लगाया था। लेकिन टीएमसी छोड़कर गए नेताओं को वापस पार्टी में शामिल करा बीजेपी को कई मोर्चे पर साफ पटकनी देती देखी जा रही हैं दीदी। जाहिर है ममता बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती हैं, ऐसा साबित करने में अब तक कामयाब दिख रही हैं। भवानीपुर में ममता की जीत के बाद कई प्रेक्षकों को लगता है कि बीजेपी ने महज अपनी साख बचाने के लिए, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राजनीतिक वजूद कायम रखने के लिए ममता के खिलाफ प्रत्याशी को उतारा था। ऐसे में सवाल उठता है कि 2024 तक ममता क्या करने की फिराक में? क्या वो कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी करने वाली है या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी की राह मुश्किल करने वाली है? दूसरी तरफ देखा जाए तो ममता को भी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति से पहले अपनी शक्ति और सामर्थ्य को ठीक से आंक लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भले ही ममता की प्रचंड जीत हुई हो, लेकिन बाकी के देश में दम दिखाने के लिए उन्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। वैसे भी विधानसभा चुनाव के मुद्दे और मिजाज लोकसभा चुनाव के मुद्दों और मिजाजों से अलग होते हैं। यानी किसी पार्टी की विधानसभा चुनाव की जीत उसके लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर लेने की गारंटी नहीं होती। फिर भी ममता देशव्यापी लोकप्रियता हासिल करने में जहां तक सफल हों और प्रधानमंत्री पद की प्रतिद्वंदिता में वे आगे निकल जाएं, लेकिन उनकी इस प्रतिद्वंदिता का इस रूप में फायदा मिल सकता है कि विपक्ष को इस सवाल के सामने चुप्पी नहीं साधनी पड़ेगी कि मोदी के सामने है कौन। मतलब मोदी के बड़े कद के आगे किस पार्टी के पास नेतृत्व है जो इतना बड़ा नेतृत्व दे सकता है। जाहिर तौर पर इस सवाल का जवाब ममता के रूप में देखा जा सकता है, ये उनके समर्थक भी कहते हैं। अब सवाल उठता है कि इस प्रतिद्वंदिता
के बीच में राहुल आगे निकलते हैं या ममता, या फिर दोनों साथ आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। पर इतना साफ है कि भवानीपुर उपचुनाव जीतने के बाद 2024 तक ममता ऐसे तो बैठने वाली नहीं है। तो आज राजशास्त्र में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।